नमस्कार दोस्तों, सफलता सुविद्या में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नरेश चौधरी। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे प्राचीन भारत का। पिछले वीडियो में जो मैंने जानकारी दी थी वो पाषाण युग के बारे में थी। दोस्तों, पाषाण युग के तीन भाग हैं टोटल: पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इन तीन कालों में विद्वानों ने इसे विभाजित किया है। पुरापाषाण और मध्य पाषाण का अध्ययन मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम नवपाषाण काल का अध्ययन करेंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से, एनटीए नेट की दृष्टि से नवपाषाण काल सबसे महत्वपूर्ण काल है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, नवपाषाण काल का जो कालखंड है 4000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है। मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण युग में मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आया। देखिए, पहले आपको बताया पुरापाषाण काल में खाद्य संग्राहक और शिकारी था। मध्य पाषाण काल में खाद्य संग्राहक और शिकारी के साथ वो पशुपालक भी बन गया। और तीसरा है नवपाषाण काल है, इसमें भी कुछ उसमें परिवर्तन हुए, कुछ डेवलपमेंट हुए, तो वो उसकी जानकारी इसमें मैं दूंगा। वो खेती करना भी सीख गया था। ये एक महत्वपूर्ण इसकी उपलब्धि थी नवपाषाण काल की। यह पाषाण युग की तीसरी और अंतिम कड़ी है। इस युग में वो भोजन का उत्पादक हो गया, अर्थात उसे कृषि पद्धति का अच्छा ज्ञान हो गया था। पहले दो कालों तक उसे कृषि की जानकारी नहीं थी। इस काल में कृषि पद्धति का भी उसे जानकारी हो गई। भारत में 4000 ईसा पूर्व से यह शुरू हुआ और संभवतः 2500 ईसा पूर्व तक चलता रहा। नवपाषाण कालीन उपकरण और औजारों की खोज 1860 में उत्तर प्रदेश में ली मैसूरियर द्वारा की गई थी। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नवपाषाण कालीन उपकरण और औजारों की खोज सर्वप्रथम 1860 में उत्तर प्रदेश में हुई और जिस अंग्रेज विद्वान ने इसको खोजा उसका नाम था ली मैसूरियर। ये याद रखिएगा। नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन ल्यूबक ने अपनी पुस्तक प्रागैतिहासिक थीम्स में की थी, जो पहली बार 1865 में प्रकाशित हुई। ये भी याद रखिएगा, सर जॉन ल्यूबक, उनकी पुस्तक प्रागैतिहासिक थीम्स और 1865 में नवपाषाण शब्द का प्रयोग। वी गार्डन चाइल्ड एक विद्वान थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नवपाषाण कालीन ताम्रपाषाण युग को आत्मनिर्भर खाद्य अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया। इस युग में मनुष्य का मस्तिष्क अधिक विकसित हो चुका था। उसने अपने बौद्धिक विकास के अनुभव, परंपरा और स्मृति का लाभ उठाकर अपने पूर्व काल के औजारों व हथियारों को काफी सुधार लिया। ठीक है, हथियारों के बारे में बताया। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार बनते थे जो काफी बड़े औजार होते थे। मध्य पाषाण काल में उन्होंने थोड़े माइक्रोलिथ सूक्ष्म उपकरण, सूक्ष्म औजार बनाए, छोटे छोटे द्विधारी, दो धार वाले। इसमें हथियारों में और उन्होंने डेवलपमेंट किया। दक्षिण भारत और पूर्व भारत के अनेक स्थलों पर इस संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में ये साक्ष्य मिले हैं। इस युग में भारतीय मानव ने ग्रेनाइट की पहाड़ियों अथवा नदी तट के समीप बस्तियां स्थापित की थी। पूर्वी भारत में गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदियों के डेल्टाओं में मानव रहता था। ये प्रमुख निवास स्थान इनके रहे हैं। पूर्वी भारत में गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदियों के डेल्टाओं के किनारे। क्यों किनारे रहना जरूरी था? क्योंकि वो खेती करना आ गया था, उसे पानी की आवश्यकता थी, तो इसलिए उन्होंने समतल जगह या नदी किनारे ऐसा स्थान चुना जहां खेती आराम से हो सकती थी। इस युग में उसे पता लग गया कि बीज से वनस्पति बनता है, मतलब वृक्षारोपण आ गया उसे। वह बीज बोने लगा। बीज बोने के साथ साथ उसने सिंचाई करना भी सीखा। वह अनाज के पकने पर उसकी कटाई व उसका भंडारण करना भी सीख गया। मतलब उसे अनाज की जानकारी होगी, खेती की जानकारी होगी, उसका भंडारण किस प्रकार करना, इसकी भी जानकारी नवपाषाण काल में होगी। नवपाषाण काल में मनुष्य कृषक और पशुपालक दोनों था। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। फिर एक बार और मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। पुरापाषाण काल में खाद्य संग्रह और शिकारी था। मध्य पाषाण काल में खाद्य संग्रह और पशुपालक था और नवपाषाण काल में कृषक और पशुपालक था। ये याद रखिएगा। कई स्थलों पर इस युग के अनाज के दाने मिले हैं। इन दानों से पता चलता है कि उस समय कई फसलें उगाई जाती थी। उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, गुफरकाल और बुर्जहोम जो कश्मीर में है, कोलिडवा और महागढ़ा उत्तर प्रदेश में है, चिरांद बिहार में है, हल्लूर और पेयमपल्ली आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना, हरा चना जैसी फसलें उगने के प्रमाण मिले हैं।
ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ खेती के प्रमाण मिले हैं। इस युग में मनुष्य कृषि कार्य के कारण एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था। कहीं कहीं झोपड़ियों और घरों के अवशेष भी मिले हैं। इससे पहले पुरापाषाण और मध्यपाषाण में अस्थायी निवास करता था, लेकिन नवपाषाण काल में वो स्थायी रूप से एक जगह रहने लगा, क्योंकि खेती करने लगा तो वो एक ही जगह स्थायी रहने लगा। पशुपालन भी करता था, खेती भी करता था। बुर्ज होम कश्मीर में गड्ढे को घर बनाकर रहने के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे घर को गर्तवास का नाम दिया गया है। एक गड्ढा बना के उसमें रहते थे सुरंग की तरह, ताकि जंगली जानवरों से उसे सुरक्षा भी मिले, तो उसे गर्तवास नाम दिया। ये कश्मीर में मिला है बुर्ज होम। मेहरगढ़ में कई घरों के अवशेष मिले हैं जो चौकोर और आयताकार हैं। परिवारों के समूह ने जनजाति को जन्म दिया। जनजाति के सदस्यों को आयु, बुद्धिमत्ता और शारीरिक बल के आधार पर कार्य दिया जाता था। ज्येष्ठ और बलशाली पुरुष को जनजाति का सरदार बनाया जाता था। मतलब कबीला प्रणाली जिसे हम कह सकते हैं, कबीले बन गए थे, उनके सरदार होते थे। ये नवपाषाण काल की उपलब्धि रही है। नवपाषाण काल में जनजातियों की अपनी संस्कृति और परंपराएं होती थी। भाषा, संगीत, चित्रकारी आदि से इनकी संस्कृति का ज्ञान होता है। इस काल में लोग जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय और सर्प की पूजा विशेष रूप से करते थे। इस काल में भूत प्रेतों की भी पूजा होने लगी, ऐसे भी प्रमाण मिले हैं। इस काल में बने मिट्टी के बर्तन कई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इन बर्तनों पर रंग लगाकर और चित्र बनाकर उन्हें आकर्षक बनाने का प्रयास करते थे। मतलब कुंभकारी का आविष्कार भी हो गया था। कुंभकार भी थे इस काल में, क्योंकि मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो इस बात को माना जा सकता है कि कुंभकार भी थे। इसके अलावा इस काल की जो और विशेषता है, एक और आप बात ध्यान रखिएगा, नवपाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। तो कभी भी प्रश्न एग्जाम में इस तरह का है तो उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल एक ही है, आप ध्यान रखिएगा। तो पत्थर व हड्डियों के औजार इस काल में बनते थे, ये आप ध्यान रखिए। और मनुष्यों के साथ कुत्ते भी दफनाए जाते थे। जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ कुत्ते भी दफनाए जाते थे। वो नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में इस बात के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अनाज पीसने व वस्त्र सीलने से भी लोग परिचित थे। पहले पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल में वृक्षों की छाल और पशुओं की खाल पहनते थे। धीरे धीरे कपास की जानकारी होने लगी और उन्होंने वस्त्र बनाने भी चालू कर दिए थे। तो ये नवपाषाण काल उत्तर पाषाण काल की विशेषता है। इस काल में ऋतुजन्य प्रवचन करते थे। विंध्य गंगा घाटी क्षेत्र में यहाँ द्वितीय नगरी क्रांति मिली है। यह महत्वपूर्ण है। द्वितीय नगरी क्रांति मतलब पाषाण काल, ताम्रपाषाण और फिर लोह काल, ये आप ध्यान रखिएगा। इस काल में घुमक्कड़ जीवन त्याग कर वह एक जगह रहने लगे, ये मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा मूर्ति पूजा भी होती थी, नर व पशु की बलि भी दी जाती थी। इस तरह के प्रमाण भी इसमें मिले हैं। तो दोस्तों, ये नवपाषाण काल की जानकारी थी। आप अच्छे से इसको सुनिएगा, बार बार सुनिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए सफलता सुविद्या के साथ। अगले वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम अध्ययन करेंगे ताम्रपाषाण काल का। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।